Hello friends, I am Harshpreet Kaur Dhiman and today I am going to teach you the part 2nd of the chapter 6 Judiciary, and in this video we will be covering the next coming topics of this chapter. सबसे पहली बात जो हमने लास्ट वीडियो में कोलेजियम जो डिस्कस किया था, जो कि 5 जजेस का एक ग्रुप है, और वैसे लिटरली जो कोलेजियम का मीनिंग होता है वो होता है कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनके पास इक्वल पावर्स होती हैं. एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सभी मेंबर्स की इक्वल पावर है उसे आप कोलेजियम बोल सकते हो, राइट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी. स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप पढ़ोगे कि हमारे पास किस किस टाइप की कोर्ट्स जो है हमारी कंट्री के अंदर हैं. तो फर्स्टली इंडिया के अंदर जुडिशरी का एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, मतलब एक पिरामिड शेप का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सबसे ऊपर वाली जो कोर्ट है दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर, और ये जो है सेंटर लेवल पे काम करती है, मतलब पूरी कंट्री के सबसे हाई कोर्ट जो है, सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाली कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद आती है हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है. देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है. जो हाई कोर्ट है वो 2 स्टेट्स की भी हो सकती है, 2 स्टेट्स की एक हाई कोर्ट हो सकती है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है सिर्फ एक है. उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के अंडर आएगी. देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं आती हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 टाइप्स की होती हैं, एंड दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है सारी कोर्ट्स के ऊपर. मतलब कि अगर किसी कोर्ट ने पहले कुछ अलग हियरिंग या फिर रूलिंग डिसीजन सुनाया था, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से अलग भी था, तो भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो आखिरी होगा, फाइनल होगा, राइट. फिर जो है ये ट्रांसफर कर सकती है केस अपने पास फ्रॉम एनी ऑफ द लोअर कोर्ट. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जितनी भी नीचे लोअर कोर्ट्स आ रही हैं उनमें से कोई भी जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर सकती है, या फिर एक हाई कोर्ट में से दूसरी हाई कोर्ट को जो है एक केस ट्रांसफर कर सकती है. उसके बाद है इट कैन ट्रांसफर द जजेस. ये जो है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करने का काम भी करती है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट कोर्ट दैट इज द हाई कोर्ट जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है. ये जो है अपील्स जो है वो सुनती है फ्रॉम द लोअर कोर्ट. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी कोर्ट्स में से जो अपील आती है, मतलब अपील का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, उसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है डिसीजन नहीं दिया गया, तो वो पर्सन जो है लोअर कोर्ट्स में से जो है अपील लेकर बड़ी कोर्ट में जाता है. सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपील्स जो है सुनने की पावर होती है. देन जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो रिट्स को इशू करती है, और ये रिट्स का जो पावर है हम अगले टॉपिक में भी पढ़ेंगे. उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो कंट्रोल करती है इसके नीचे की जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से इससे लोअर कोर्ट्स को जो है कंट्रोल करती है. उसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो भी अपील्स सुनती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करती है और सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील करती है. मतलब ऐसे केस जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम किए गए हैं उन केसेस को जो है डील करती है. उसके बाद आता है हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है. Now the next topic comes, that is jurisdiction of Supreme Court. अब ये जो jurisdiction है इसका क्या मतलब होता है? Jurisdiction means area of control. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किन किन चीजों का कंट्रोल कर सकती है ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. तो 4 चीजें हैं इसकी, 4 jurisdictions है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, और आप उसे कैसे लर्न कर सकते हो? दैट इज वाओ. ये एक्रोनियम है
W for writ jurisdiction, then A for appellate jurisdiction, A for advisory jurisdiction and O for original jurisdiction. तो 4 jurisdictions है, मतलब 4 areas of control है हमारे सुप्रीम कोर्ट के. Now we will read these jurisdictions in detail. Now we are going to discuss these in detail. So सबसे पहला jurisdiction है that is writ jurisdiction. हमने पढ़ा था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है उसके पास स्पेशल ऑर्डर्स पास करने की एक पावर होती है और इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3. अब हम इसे समराइज्ड वे में पढ़ेंगे कि जो 5 टाइप की रिट्स होती हैं, दैट इज मैंडेमस, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, सर्ट्यूररी एंड क्वा वारंटो. आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो? एमपी, हंसी क्यों, ठीक है, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं हम. अब और पढ़ते हैं इस बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो दोनों रिट्स को इशू करने की पावर रखती हैं और इस रिट जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंगली जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो देखती है कि क्या एग्जीक्यूटिव जो है वो गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहा. अगर कर रहा है तो उसे मना करना है और अगर वो काम नहीं कर रहा कोई जो कि उसके लिए कंपल्सरी है तो उसे इन रिट्स के थ्रू जो है ऑर्डर करना कि यू हैव टू डू योर ड्यूटी, राइट. तो और ये किसी भी पर्सन का उसकी खुद की चॉइस है कि वेदर दैट पर्सन वांट्स टू गो टू हाई कोर्ट कि जो एग्जीक्यूटिव है उसने मेरे राइट्स को वायलेट किया है या फिर ही वांट्स टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, दैट्स हिज चॉइस, राइट. उसके बाद है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. देखो एपिलेट के अंदर वर्ड छुपा है अपील, राइट. तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो अपील अभी हमने समझा था वो कैसे होता है, एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है. फॉर एन एग्जाम्पल कोई केस जो है किसी कोर्ट के अंदर आया था, हाई कोर्ट के अंदर आया था, हाई कोर्ट ने जो है उसका डिसीजन रूलिंग जो है वो सुना दी, अपना डिसीजन दे दिया, पर जो पर्सन है ही इज सेइंग दैट द डिसीजन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये जो डिसीजन है वो गलत है. तो अब क्या होगा कि वो एक अपील डालेंगे दैट आई वांट टू रीच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द राइट डिसीजन ऑफ दिस केस. तो क्या होगा कि जो हाई कोर्ट है, मतलब कि जिस कोर्ट के अंदर पहले से ही केस जो है वो दर्ज कराया गया था, उस कोर्ट को जो है पहले अलाउ करना पड़ेगा उस अपील को. मतलब हाई कोर्ट जो है वो अपील को अलाउ करेगी. अगर तो यस करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है केस. अगर नो करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी कंट्रोल है कि वो अगर देखेगी इस केस को और सुनेगी कि भाई क्या हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि वेदर द सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू एडमिट दैट केस और नॉट, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि इस केस के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो एक्चुअल में लिखा गया है उसे क्लियरली इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर जाके डिसीजन होगा. तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केस चला जाता है. फिर जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल रूलिंग देगी, फाइनल डिसीजन देगी, वही जो है पूरी कंट्री के अंदर माना जाएगा. और ये जो हमारी चाहे हाई कोर्ट का डिसीजन इससे अलग भी था तो भी उस डिसीजन को माना नहीं जाएगा. उसके बाद है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. एडवाइजरी के अंदर आपको शब्द छुपा हुआ दिख रहा है एडवाइस, मतलब कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास एक तरह से एक प्रिविलेज है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस जो है वो ले सकते हैं. अब ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी भी है कि भाई वो एडवाइस दे सकती है, एक तरह से इसका कंट्रोल है. पर क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजंस जो एडवाइस है वो देनी ही देनी है, और ऐसा भी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें उनकी एडवाइस माननी ही माननी है, ठीक है. तो अब आप एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर इस ज्यूरिसडिक्शन को हटा ही दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को देना है और जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट को मानना है. इसका क्या यूज है कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें एक तरह से लीगल ओपिनियन मिल जाता है, एक लीगल एडवाइस मिल जाती है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है. जो हमने अभी लॉ बनाने वाले हैं, आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो लॉ के ऊपर जब साइन करते हैं तभी वो बिल से लॉ में कन्वर्ट होता है, राइट. तो
जो एक लीगल एडवाइस मिल जाती है उन्हें, और उन्हें पता चल जाता है कि जो लेजिस्लेशन है, मतलब कि जो रूल हम पास करने वाले हैं उसके अंदर क्या कोई चेंज की जरूरत तो नहीं है। नाउ मूविंग टू द ओ पार्ट, वाओ लर्न किया था हमने डब्ल्यू देख लिया, that is writ jurisdiction, then A देखा that is appellate, then again A advisory, now O रहता है that is original jurisdiction। अब original jurisdiction का क्या मतलब है कि जो कोई भी केस है, मतलब सिलेक्टेड नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जो हैं वो लेके जाए जा सकते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन लेगा इन केसेस के बारे में। जैसे कि हमारे पास जो फेडरल रिलेशंस हैं उनका जो डिसीजन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही देता है। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है हमें पता है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे जो है डिवाइड की गई है। हमारी कंट्री के अंदर फेडरल जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जैसे हमारे पास सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब जैसे हरियाणा है उसकी अलग से गवर्नमेंट है, और पूरे इंडिया की एक गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट भी है, मतलब कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी गवर्नमेंट है। तो ऐसे जो है गवर्नमेंट को जो है डिवाइड कर दिया है टू द लोअर लेवल्स, इसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके बारे में जितने भी केसेस होते हैं कि फॉर एन एग्जांपल जो हमारे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा वो केस, ठीक है। अब इसका नाम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्यों रखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ओनली पावर्स हैं कि इन टाइप के केसेस के साथ जो है वो डील कर सकती है। नो अदर कोर्ट हैज द कंट्रोल ओवर दीज टाइप ऑफ केसेस। इसलिए ओरिजिनली कौन सारे केसेस को कंट्रोल करेगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब हम दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज आर्टिकल 137। यू कैन सी दीज डॉट्स। इन डॉट्स का क्या मतलब है कि इससे पहले भी बहुत सी लाइंस लिखी गई हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दी गई हैं, तो डॉट्स दे रखी हैं। उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट शेल हैव द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। मतलब कि जो हमारा जुडिशरी का सबसे हाई लेवल की कोर्ट है दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट, उसके पास एक ऐसी पावर है कि उसने पहले कभी कोई डिसीजन सुनाया था तो वो उसे अब लग रहा है कि उसे दोबारा से देखना पड़ेगा, उसके अंदर में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो एक ऐसा आर्टिकल 137 बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। इस चीज को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि जो जुडिशरी है अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है, दोबारा से देख सकती है कि सही है या गलत है। उसके बाद आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 कहता है all authorities civil and judicial in the territory of India shall act in aid of Supreme Court। मतलब कि पूरे इंडिया की टेरिटरी के अंदर, पूरे इंडिया की एरिया के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो जो हैं काम करेंगी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली ही ये जो है काम करेंगी। सो दैट इज इट। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स।